तो बच्चों, हम शुरू करने वाले हैं हमारे इतिहास का तीसरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो हमारी परीक्षा की थोड़ी आसान करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो कम होते हैं, हम उनका रिवीजन करें। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब ये जो लेसन था किस बारे में था कि आज हम जिस दुनिया को देखते हैं वो किस तरह बनी, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी कि एक देश दूसरे देश से इतनी आसानी से जुड़ जाए, है ना, पूरा विश्व एक साथ जुड़ जाए। तो ये सब हुआ कैसे, किस तरह हुआ, ये इस चैप्टर में था। इस चैप्टर में जो पहला आता है कि रेशम, है ना, रेशम मार्ग वह तरीके थे जिसे प्राचीन समय में आया जाया जाता था, और अपनी सांस्कृतिक प्रसार, व्यापार, ये सब चीजें होती थी। ये सब चीजें तो प्राचीन थी, लेकिन अब इसमें हम देखते हैं कि अमेरिका की खोज। भारत उस समय का बहुत संपन्न और विकसित देश था। तो भारत की खोज के लिए कोलंबस निकला था, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका 1992 में। फिर दोबारा वास्को डी गामा वास्को डी गामा समुद्री रास्ते की खोज करते हुए 1498 में भारत में पहुंच गया था। ये कौन था वास्को डी गामा? ये था पुर्तगाली। ठीक है, ये रहा यूरोप का नक्शा। यूरोप का नक्शा अगर हम देख रहे हैं तो इसमें ये रहा स्पेन, ये रहा पुर्तगाल। और अगर हम अब देखें इसमें कैसे ये रास्ता बना होगा, तो यहाँ से घूमते हुए यहाँ से फिर ये यहाँ पे आया होगा। ठीक है, यहाँ आया था, यहाँ इसको एक व्यक्ति मिला था। फिर उसके बाद यहाँ जब उसको एक व्यक्ति मिला तो यहाँ से घूमते हुए ये सहारे सहारे होते हुए कहाँ पहुँच गए थे? ऐसे ये यहाँ हमारे कहाँ पहुँच गए थे? भारत में पहुँच गए थे। स्पेन की सेना जब अमेरिका पहुंची तो उनके साथ वहां पर एक बीमारी पहुंच गई थी। कौन सी बीमारी थी? चेचक। स्पेन की सेना जब अमेरिका पहुंची तो उनके साथ एक बीमारी पहुंच गई थी जिसका नाम था चेचक। उस बीमारी ने ही पूरे महाद्वीप को घेर लिया था। स्पेन की सेना को हथियार भी नहीं उठाने पड़े थे और ये आराम से जीत गई थी। ये बात थी। आगे देखें। अब ब्रिटेन ने एक पूरी कृषि अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया था 1890 में। 1890 में आपको याद होगा कि कॉर्न लॉ लगा था। कॉर्न लॉ की वजह से कि मक्का मंगाना बंद हो गई थी और ब्रिटेन में खेती करना बिल्कुल बंद हो चुका था। तो ब्रिटेन ने पूरे विश्व में अब खेती करवाना शुरू कर दिया था। ठीक है, एक बार फिर से मैप देख लेते हैं। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन अब यहाँ से अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सब जगह पे खेती कर रहा था और पूरे विश्व पर इसने कंट्रोल जमा रखा था। यहीं से सब कुछ चल रहा था। इतना हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटेन कैसे क्या क्या कर रहा था। और इसके लिए जहाजों को आना जाना, ट्रेन की पटरियां बिछाना, है ना, सामान का इधर उधर आना जाना, मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ये सारे काम यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं। तो 1890 तक एक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने इस प्रकार आ चुकी थी। 1885 में बर्लिन की बैठक में यूरोप की शक्तियों ने अफ्रीका के नक्शे पर सीधी लाइन खींचकर आपस में बांट लिया था। तो अफ्रीका, अगर अफ्रीका के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत सीधी सीधी लाइनें खींची हुई है ना। तो उसको इन्होंने आपस में बांट लिया था। रेंजर पेस्ट बीमारी। जब ये अफ्रीका में गए, अफ्रीका में जब इन्होंने देखा कि वहाँ के लोग पूरी तरह से किस पे निर्भर थे, वहाँ के लोग पूरी तरीके से जानवरों और किसानों, खेती वगैरह पर निर्भर थे। उनको लेबर या खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब
तो जो ये अफ्रीका के लोग थे, अफ्रीका के लोगों को बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं थी कि उनको पैसे कमाना है। वो आराम से अपनी खेती करते थे, जानवर पालते थे, मस्त रहते थे। लेकिन अंग्रेजों को उनको गुलाम बना था, अंग्रेजों ने कई चालें चली। उसमें एक चाल ऑटोमेटिक ही हो गई, रिंडर पेस्ट बीमारी। एशिया से जानवर मंगाए थे, एशिया के जानवर जब अफ्रीका में आए तो वहां पर बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था रिंडर पेस्ट, जिससे अफ्रीका के लोगों के जो जानवर थे उनकी मृत्यु होने लगती थी। ये बीमारी एशिया से मंगाए जानवरों के कारण हुई थी, ये सारी बात है। ठीक। अब ऐसे अंग्रेजों ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। अफ्रीका में उत्तराधिकारी नियम मिलाए थे, जिससे परिवार का केवल एक ही व्यक्ति पिता की संपत्ति अपने पास रख सकता है, बाकी सबको क्या करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कई नियम वे लाए थे। यूरोपीय शक्तियों द्वारा लोगों को 5 वर्ष के लिए अनुबंध या शर्तों पर विदेश में काम करने के लिए भेजा जाता था। अब ऐसे मजदूर जो अनुबंध पर जाते थे उनको अनुबंधित श्रमिक या किरमिटिया मजदूर के नाम से जानते थे। तो अनुबंधित श्रमिक या किरमिटिया मजदूर के नाम से उनको जानते थे। लेकिन विदेश जाने के बाद इन लोगों को वापस नहीं भेजा जा रहा था, जिस वजह से ये इन लोगों ने वहीं पर अपनी एक नई संस्कृति डेवलप कर ली थी। इसमें कुछ बातें आती है, जैसे कि त्रिनिदाद में होसे नामक त्योहार मनाया जाता था इमाम हुसैन के नाम पर। रास्ताफारियावाद, रास्ताफारियावाद विद्रोही धर्म है। और त्रिनिदाद में गुयाना में चटनी म्यूजिक का आविष्कार किया गया। तो ये देखो चटनी म्यूजिक, ये ध्यान रखना। विद्रोही धर्म, रास्ताफारियावाद और हुसैन, इमाम हुसैन, इतना नहीं है। इन बातों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से उन्होंने त्योहार शुरू किए थे। आगे देखेंगे हम। नोबेल पुरस्कार की विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता वी एस नायपाल कहाँ का है अमेरिका का। लेकिन इनके नाम, जैसे कि शिव नारायण चंद्रपाल, इन वेस्ट इंडीज का क्रिकेट खिलाड़ी, लेकिन नाम भारतीय है, क्योंकि शायद भारत से जो गिरमिटिया मजदूर गए थे ये उन्हीं की संतानें होंगी, राम नारायण सरवन वगैरह वगैरह। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी शामिल थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। एक और देश कौन शामिल है? तुर्की, तुर्की भी शामिल था। इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई थी। 14 से 18 तक चला था। इस प्रथम विश्व युद्ध को पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा गया। क्यों कहा गया, तो बात समझे। आधुनिक औद्योगिक, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जिन अधिकारों का जिन हथियारों का प्रयोग किया गया था वो उद्योगों द्वारा बनाए गए थे और सारे के सारे आधुनिक थे, क्योंकि इनमें नई तरह के आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया जिनका निर्माण उद्योगों में ही हुआ था। अमेरिका में वृहत उत्पादन का प्रण था। वृहत उत्पादन, आपको याद होगा फोर्ड कंपनी का मालिक हेनरी फोर्ड, इसने ज़्यादा चीज़ें बनाना शुरू करी, ज़्यादा चीज़ें बनाकर फिर उनको बेचने के लिए क्या कहते हैं, किस्तों पे दे देना। इसी कई चीज़ें शुरू की।
कि वृहत उत्पादन का प्रणेता जो हेनरी फोर्ड था, असेंबली लाइन और कन्वेयर के द्वारा ज्यादा उत्पादन को उसने बढ़ावा दिया था। अब इसी समय की बात आती है विश्व आर्थिक महामंदी की शुरुआत। विश्व आर्थिक महामंदी की शुरुआत मानते हैं 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस महामंदी के दो कारण माने जाते हैं। इन दो कारणों में जो पहला कारण है वो तो है गेहूं का ज्यादा पैदावार हो जाना। सब लोगों ने गेहूं उगा लिए थे, गेहूं गेहूं इतने ज्यादा हो गए कि कीमत गिर गई। दूसरा था अमेरिका द्वारा लोन देना बंद कर देना और दिए गए कर्ज की वसूली करना। तो ये दोनों चीजों ने व्यापार को एकदम से गिरा दिया और पूरे विश्व में मंदी का माहौल छा गया। भारत में महामंदी का सबसे अधिक प्रभाव किसान और गांव के लोगों में देखा गया, क्योंकि व्यापार बंद होने के कारण उनका जीवन मुश्किल हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अब देखो रूस नहीं है, क्या है, सोवियत संघ, और अमेरिका तथा केंद्रीय शक्तियों में नाजी जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। कब से कब तक चला? 6 साल चला, 39 से 45 तक, 6 साल। और उसमें कई करोड़ लोग मारे गए थे, लगभग 6 करोड़ के लगभग ये लोग मारे गए थे। इन युद्धों के बाद यहाँ पर एक चीज की बात हुई। अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन किया गया ताकि जो अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी उसको दोबारा कैसे सुधारा। इस पे जब डिस्कशन हुआ तो दो चीजें सामने आई थी, पूर्ण रोजगार और आर्थिक स्थिति को स्थिर करना। आर्थिक स्थिति को स्थिर करना ही जरूरी माना गया कि एक तो पैसा बना रहे मार्केट में और सबके पास काम, रोजगार, तब जाकर ही वो चीजें खरीदेंगे। तो ये करने की उन्होंने बहुत कोशिश की। अब इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाओं का निर्माण हुआ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इसलिए बनाया गया ताकि मार्केट में जहां पैसा नहीं है वे उन तक पैसा को जरूरत पहुंचा सके और विकास का काम बढ़ा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देशों के मध्य जो संबंध है मुद्रा से जुड़े हुए, एक तो मुद्रा को संभाल के रखना और उस मुद्रा से कनेक्ट करना एक देश को दूसरे देश से, जैसे कि $1 बराबर भारत के कितने रुपए, वो सारी बात। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो निषेध नहीं करता। अमेरिका के पास इतनी पावर है कि कोई सा भी फैसला विश्व बैंक या IMF का उसको वीटो करने की शक्ति रखता है, क्योंकि विश्व बैंक IMF को चला कौन रहा है? ये चला रहा है। वीटो अर्थात वह शक्ति जिस किसी भी फैसले को बदला जा सकता है या रोका जा सकता है, इसे वीटो शक्ति कहते हैं। विश्व बैंक का कार्य अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण था। विश्व बैंक का वैसे कार्य था अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, सभी देशों का विकास किया जाए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य देशों के मध्य जो अंतर संबंध है उसको स्थापित करना और मुद्रा कोष को खोलना, वो जो आप अभी बताया था। इसी समय पर भारत और अफ्रीका के ज्यादातर देशों को स्वतंत्र कर दिया गया था, लेकिन उन देशों को स्वतंत्र करने के बाद भी अभी भी उन देशों को उनके पूरे अधिकार नहीं मिले थे। अभी भी अंग्रेजी सरकार या फ्रेंच या डच सरकारें उनको चला रही थी। तो इन देशों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, G77। इस ग्रुप ने एक नई व्यवस्था के बारे में बात की, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, जिससे जिसमें इनकी कई मांगे थी ताकि उन्हें अपने संसाधनों पर अधिकार मिल सके, विश्व बाजार में उचित कीमतों पर अपनी वस्तु को बेच सकें और अपना विकास कर सकें। ये सारी चीजें इनको चाहिए थी। एक बार आप नोट्स के द्वारा इसको डिटेल से जरूर पढ़ें। मैं आपको बस एक बेसिक लय दे रहा हूँ ताकि आप चीजों को बेसिक समझ सकें, ठीक है। आगे हम देखें तो किसी देश द्वारा दूसरे देश से आयात की गई वस्तुओं पर
लगाया गया टैक्स। तो बाहर से कोई वस्तु आ रही है, हम उस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, आयात की गई वस्तु पर शुल्क, आयात शुल्क। इसको टैरिफ या अवरोधक के नाम से भी हम जानते हैं। तो विदेशी व्यापार में लेन देन की दर को हम कहते हैं विनिमय दर। और यदि विनिमय दर सरकार के नियंत्रण में है तो हम उसको स्थिर विनिमय दर के नाम से जानते हैं। तो विदेशी व्यापार में लेन देन करने की दर को हम विनिमय दर कहते हैं। यदि ये विनिमय दर सरकार के कंट्रोल में है तो इसको हम स्थिर विनिमय दर कहते हैं। और यदि व्यापार की विनिमय दर मांग और पूर्ति, जैसे कि वर्तमान में जो उसके आधार पर हो, तो उसे परिवर्तनशील या अस्थिर विनिमय दर कहते हैं। तो ये देखिए दोनों चीजें, यदि व्यापार की विनिमय दर मांग और आपूर्ति के अनुसार निर्धारित हो तो उसे परिवर्तन, क्योंकि जब मांग और आपूर्ति बदलती रहती है तो चीजें परिवर्तित होती रहेगी। यह अस्थिर, इसलिए इसको अस्थिर विनिमय दर कहा जाता है। तो ये तीसरे चैप्टर के भी मुख्य क्वेश्चनों का रिवीजन हो गया। मेरी आशा है कि बेसिक बेसिक जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।